भरी जवानी में अपना ही चेहरा काला करना इंतहाई दुख की बात थी। यह तो वह उम्र होती है जब हर लड़की को खूबसूरत नजर आने की ख्वाहिश होती है, मगर इस दुनिया में मौजूद एक से बढ़कर एक हवस के भूखे दरिंदों से बचने के लिए शहजादी नज़मा को यही अमल मुनासिब लगा। और इसके सिवा वह बेचारी सोचती भी तो क्या। उसका इस दुनिया से जी उचाट तभी उठ गया था जब वह अपने ही घर में अपने बाप से भी महफूज न रह सकी। तो अब तो वह घर से बाहर खुली दुनिया में थी, जहां ऐसे ऐसे भेड़िए रहते हैं जो हमेशा किसी को नोच कर खा जाने की ताक में रहते हैं। इसी सोच के साथ इंतहाई भारी दिल से वह अपने पूरे जिस्म पर कालक मलती है। शहजादी नज़मा ने पूरे जिस्म पर इस तरह कालक मली कि कोई देखकर यह न बता सकता था कि यह उसका असली रूप है या कालक मला हुआ। वह ऊपर से नीचे तक अब एक बदसूरत औरत नजर आ रही थी। शहजादी नज़मा ने जब इस हुलिये के साथ पानी में अपना अक्स देखा तो वह खुद को भी न पहचान सकी। अब जब शहजादी को पूरी तरह यकीन हो गया कि उसे कोई न पहचान सकेगा, अब उसे किसी से कोई खतरा नहीं, तो वह अपनी ससुराल जाने का फैसला करती है। शहजादी ने सोचा कि कहीं और भटकने से बेहतर तो यही है कि बगदाद ही जाया जाए। कम अज कम वहां अपने शौहर को तो रोज देख लिया करेगी। अब उनके सिवा इस दुनिया में उसका है ही कौन। हाँ, यह अच्छा ख्याल है। इससे मैं उनके पास भी रहूंगी और अपने खानदान की खिदमत भी कर लूंगी, और किसी को पता भी ना चलेगा कि मैं कौन हूं और नहीं मुझे किसी को ये घटिया सच बताने की जरूरत पड़ेगी। इन्हीं ख्यालात के साथ शहजादी नज़मा तेजी से अपनी ससुराल यानी बगदाद की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसे रास्ते में एक ऊंट सवार दिखाई दिया। शहजादी नज़मा कुछ दिरहम के बदले उसकी सवारी में बैठ गई। शाम होते होते शहजादी नज़मा बगदाद पहुंच जाती है। जब वह महल के मरकजी दरवाजे पर जाती है तो पहरेदार उसे रोक लेते हैं। काली कलूटी बदसूरत औरत को देखकर भौहें चढ़ाते हुए पहरेदार बोले, तुम कौन हो और अंदर कहाँ चली जा रही हो? पहरेदारों की बात सुनकर शहजादी नज़मा ने इल्तिजा की कि वह एक दुखियारी औरत है जो दूर दराज से सिर्फ सुल्तान साहब से मिलने आई है। उसकी हालत देखकर उसे एक भिखारी समझकर महल के पहरे पर खड़े पहरेदार उसे धमकाकर वहां से भगा देते हैं। शहजादी नज़मा का दिल चीख चीख कर रो रहा था। कितनी मुश्किलों से, कितनी उम्मीदों के साथ वह यहाँ आई थी। शहजादी नज़मा इतनी दुखी थी कि वह किसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे देने का सोच रही थी। फिर उसने सोचा कि बिना आखिरी कोशिश के ऐसे तो जान नहीं दी जाएगी। वह बगदाद की एक सराय में ठहर गई। उसने फैसला किया कि कल सुबह फिर सुल्तान साहब से मिलने की कोशिश करेगी। जैसे ही सुबह होती है, शहजादी नज़मा फिर सुल्तान साहब से मिलने की कोशिश करती है, मगर कल शाम की तरह पहरेदार उसे वहां से भगा देते हैं। आखिरकार शहजादी ने फैसला किया कि वह महल के बाहर ही सुल्तान की इंतजार करेगी। महलों में राज करने वाली शहजादी किसी भिखारी की तरह सुबह से शाम तक महल के मरकजी दरवाजे पर सुल्तान के इंतजार में बैठी रहती कि कब सुल्तान बाहर आए और कब वह उनसे अपने दिल की बात कहे। इसी तरह बेचारी शहजादी के 3 दिन गुजर जाते हैं। वह सुबह आकर महल के दरवाजे पर बैठती, पूरा दिन सुल्तान की एक झलक के इंतजार में गुजारती और शाम को थक हार कर उदास दिल से सराय लौट जाती। मगर उसने हिम्मत न हारी। आज उसका चौथा दिन था जब वह बेचारी उदास दिल से महल के दरवाजे पर बैठी हुई थी। तभी महल का मरकजी दरवाजा खुलता है और घोड़े पर सवार सुल्तान सलाहुद्दीन महल से बाहर आते हैं। सुल्तान को देखते ही तेजी से शहजादी नज़मा उनके घोड़े के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है, ऐ सुल्तान महाराज, बहुत दिनों से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अचानक घोड़े के सामने आई लड़की को देखकर सुल्तान थोड़े परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो? शहजादी नज़मा कुछ कहती, इससे पहले ही दरवाजे पर खड़े पहरेदार बोले, सुल्तान साहब, यह कोई पागल लड़की है जो पिछले कुछ दिनों से आपसे मिलने की जिद कर रही है। हमने इसे बहुत बार भगाया भी, मगर फिर भी यह हर रोज यहाँ आ जाती है। तब शहजादी नज़मा बोली, माफ कीजिए सुल्तान साहब, मैं कोई पागल नहीं हूँ। मैं तो एक दुखियारी औरत हूँ जो बड़ी उम्मीद लेकर आपसे मिलने आई हूँ। शहजादी की बात सुनकर सुल्तान बोले, सुनो लड़की, अभी तो मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम कल इसी वक्त दरबार में आ जाना। कल तुम्हें अंदर आने से कोई न रोकेगा। इतना कहकर सुल्तान सलाहुद्दीन वहां से चले जाते हैं। सुल्तान से यकीन दहानी मिलने पर शहजादी सराय लौट जाती है। अगले दिन सुल्तान के कहे मुताबिक जब शहजादी नज़मा उनसे मिलने आती है तो पहरेदार बिना किसी रोक टोक के उसे अंदर जाने देते हैं। महल के अंदर आते ही शहजादी नज़मा की नजरें हर जगह शहजादा फारूक को ढूंढ रही थीं, मगर वह कहीं नजर न आता। शहजादी दरबार में चली जाती है। जब वह दरबार में आती है तो एक काली कलूटी बदसूरत सी औरत को देखकर दरबार के सभी अरकान अजीब नजरों से उसे घूर रहे थे। शहजादी नज़मा सुल्तान सलाहुद्दीन के सामने जाकर हाथ जोड़कर सलाम करती है।
नज़मा को देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन बोले, अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो कल महल के दरवाजे पर मेरे घोड़े के सामने खड़ी हो गई थी। कहो, तुम मुझसे क्या मिलना चाहती थी? सुल्तान की बात सुनकर शहजादी नज़मा बोली, सुल्तान साहब, मेरा नाम जहरा है। मैं पास के ही सल्तनत से बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। आपके बारे में बहुत सुना था कि आप बहुत नेक और रहम दिल हैं। सुल्तान साहब, मेरे खानदान में कोई नहीं है। एक माँ थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरा कोई नहीं। आप मुझे कोई भी काम देकर नौकरी पर रख लीजिए। जहरा की बात सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन ने एक बार उसे गौर से देखा और बोले, मेरे पास नौकरों की कोई कमी तो नहीं जो मैं किसी दूसरी सल्तनत की बदसूरत सी लड़की को अपने महल में नौकरी पर रखूंगा। सुल्तान के मुंह से यह बात सुनकर शहजादी नज़मा बहुत मायूस हो जाती है। आगे सुल्तान बोले, अगर यह बात तुम मुझे कल दरवाजे पर ही बता देती तो मैं तुम्हें वहां ही इनकार कर देता। खाली तुमने मेरा और अपना वक्त जाया किया। तब शहजादी अपनी आखिरी कोशिश करते हुए कहने लगी, सुल्तान साहब, मुझे आप कुछ भी काम दे दीजिए, बस मेरी 2 शर्तें हैं। शहजादी नज़मा आगे कुछ कहती, इससे पहले ही पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। बड़ी अजीब लड़की है। सुल्तान इसे नौकरी देने को तैयार नहीं और यह सुल्तान के सामने शर्त रख रही है। बड़ी ही अहमक लड़की है। शहजादी की शर्त वाली बात सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन भी हैरत से भर गए और दिलचस्पी से बोले, अच्छा बताओ तो तुम्हारी वह कौन सी शर्तें हैं? शहजादी बोली, सुल्तान साहब, पहली यह कि मुझे अपने काम के बदले बस 2 वक्त की सूखी रोटी ही चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा की मुझे जरूरत भी नहीं। इसलिए आप इसे मेरी पहली शर्त ही मान सकते हैं। सुल्तान ने सोचा, बड़ी बेवकूफ लड़की है। एक तो काम के बदले सिर्फ सूखी रोटी मांग रही है और दूसरा इसे शर्त का नाम भी दे रही है। सुल्तान उसकी हमाकत पर दिल ही दिल में मुस्कुराए और बोले, अच्छा ठीक है, अपनी दूसरी शर्त बताओ। शहजादी नज़मा बोली, सुल्तान साहब, मेरी दूसरी शर्त यह है कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए तो आप मुझे नौकरी से ना निकालेंगे। भले मेरी गलती के बदले मुझे कोड़ों की सजा दे दीजिएगा। इतना कहकर शहजादी नज़मा घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने गिड़गिड़ाने लगी और बोली, सुल्तान साहब, मुझे यतीम पर रहम कीजिए। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। बराह मेहरबानी मुझे इनकार न कीजिएगा। उसे यूं गिड़गिड़ाते देख सुल्तान सलाहुद्दीन को उस पर तरस आ जाता है। आखिरकार वह उसे जानवरों के अस्तबल का काम दे देते हैं। सुल्तान के पास बहुत सी गायें थीं जिनको खिलाने पिलाने से लेकर उनको चराने ले जाने और अस्तबल की सफाई तक का सारा काम शहजादी नज़मा को सौंप दिया जाता है। उसके रहने की तरतीब भी जानवरों के साथ अस्तबल में ही कर दी जाती है। शहजादी नज़मा इंतहाई खुश थी। जब एक नौकरानी जहरा यानी शहजादी नज़मा को अस्तबल के पास लेकर जाती है तो शहजादी नज़मा को अस्तबल से कुछ ही फासले पर शहजादा फारूक खड़े हुए दिखाई देते हैं। अपने शौहर को इस तरह चंद कदम दूर खड़े देखकर शहजादी नज़मा का दिल अंदर से उबल पड़ता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। एक साथ पता नहीं कितनी ही जज्बात शहजादी के अंदर बह रहे थे। उसका दिल कर रहा था कि अभी दौड़कर अपने शौहर के पास जाए और उनके पांव में गिर जाए और अपने साथ गुजरी पूरी दास्तान उनके सामने बयान कर दे और उन्हें बता दे कि वह मरी नहीं बल्कि जिंदा है। मगर वक्त की नज़ाकत को देखते हुए शहजादी अपने जज्बात पर काबू पा लेती है और खामोशी से नौकरानी के साथ अस्तबल के अंदर जाने लगती है। तभी शहजादा फारूक के पास खड़े एक शख्स ने हाथ से इशारा करके शहजादी नज़मा को अपने पास बुलाया। धड़कते दिल के साथ शहजादी नज़मा शहजादा के पास जाती है। आज पहली बार वह अपने शौहर को इतनी करीब से देखने वाली थी। जब शहजादी शहजादा फारूक के पास गई तो उनके पास खड़ा उनका खादिम शहजादी से बोला, तेरा नाम क्या है? शहजादा फारूक जानना चाहते हैं। खादिम के इतना कहने पर शहजादी नज़मा शहजादा फारूक की तरफ देखने लगती है। पहली बार उसने अपने शौहर को इतना करीब से देखा था। वह अपने खूबसूरत नौजवान शौहर को आंखों में बसा लेना चाहती थी। जब उसने गौर से शहजादा फारूक को देखा तो वह उन्हें देखती ही रह गई। उनका खूबसूरत रूप और तनोमंद जिस्म, यह वही सूरत थी जिसे देखने के लिए वह इतने बरसों तक तरसती रही थी। इतनी तकलीफें सही थीं। शहजादी को इस तरह एक सांस में शहजादा को घूरते देखकर उनके पास खड़ा शख्स बोला, ऐसे क्या देख रही है? क्या तूने कभी कोई शहजादा नहीं देखा? अपनी नजरें नीची रख। क्या तूने कभी खुद को आईने में देखा है? तू इतनी बदसूरत है, इतनी कालमुही है। अगर तू शीशे को भी देखे तो वह भी टूट जाएगा। इतना कहकर वह आदमी घटिया हंसी हंसने लगा। शहजादी नज़मा बेचारी शर्म से पानी पानी हो गई। तभी शहजादा फारूक पास खड़े शख्स की हरकत पर गुस्से में आते हुए बोले, अगर वह बदसूरत है, काली है, बदबूदार है तो इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? अरे अहमक आदमी, यह तो उस ऊपर वाले की बनाई हुई मखलूक है। वह किसी को कैसा बनाता है तो किसी को कैसा।
किसी की शक्ल और सूरत का मजाक उड़ाना मतलब उस ऊपर वाले की तौहीन करना है। शहजादा फारूक की बात सुनकर पास खड़े शख्स का मुंह लटक गया। वहीं पास खड़ी शहजादी नज़मा ने जब शहजादा के अल्फाज सुने तो उसके दिल में शहजादा की इज्जत कई गुना बढ़ गई। उसे फख्र हो रहा था कि वह इतनी अच्छी सोच, इतने खूबसूरत ख्यालात वाले मर्द की जिंदगी की साथी है। शहजादी नज़मा शर्माते हुए शहजादा की तरफ देखते हुए बोली, जी मेरा नाम जहरा है। शहजादा बोले, ठीक है जहरा, अब तुम जाओ। शहजादी अस्तबल में आकर अपने काम में मशगूल हो गई। इसी तरह दिन गुजरने लगे। शहजादी की अच्छी देखभाल की वजह से गायों के दूध में भी इजाफा होने लगा। सारी गायें अब पहले के मुकाबले में ज्यादा खूबसूरत, साफ सुथरी और तनुमंद नजर आने लगीं। शहजादी नज़मा को जो भी काम सौंपा जाता वह उसे पूरे दिल से करती। आहिस्ता आहिस्ता उससे नफरत करने वाले लोग भी उसका एहतराम करने लगे। सुल्तान अब उसे अस्तबल से हटाकर दीगर काम भी सौंपने लगे। हर काम को शहजादी पूरी लगन से करती। वह हर वक्त इसी आरजू में रहती कि कब उसे शहजादा फारूक के दीदार हो जाएं। जिस दिन शहजादी को शहजादा के दीदार हो जाते वह दिन उसका बड़ी खुशी से गुजरता। इसी गुजरते वक्त के साथ शहजादी नज़मा के दिन भी बहुत अच्छे से गुजर रहे थे। दूसरी तरफ उसका बाप यानी सुल्तान मदन पाल शहजादी के न मिलने से बहुत ज्यादा परेशानी में रहता था। वह उसकी गुमशुदगी का ऐलान भी नहीं करवा सकता था क्योंकि उसने शहजादी नज़मा को मुर्दा करार दे रखा था। हर गुजरता दिन अब सुल्तान मदन पाल के लिए जहन्नम में गुजारे खौफनाक साल के बराबर होता। बार बार अब उसे अपने की का पछतावा होता। अब सुल्तान को खुद से घिन आने लगी थी। अब सुल्तान मदन पाल को पूरी दुनिया में खुद से बुरा कोई शख्स नहीं लगता था। उसे लगता जैसे सारे जहान में सबसे बदतर और घटिया शख्स वही है, और यह सच भी था। सुल्तान मदन पाल रात भर जागकर खुद पर कोड़े बरसाता। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया था कि किसी तरह शहजादी नज़मा को ढूंढे और उसके पांव में गिरकर नाक रगड़कर उससे माफी मांगे। अगर वह अपनी जिंदगी में इस जन्म में ऐसा कर पाया तो उसकी रूह को बहुत सुकून मिलेगा और कम अज कम वह मर तो चैन से पाएगा, वरना मौत के बाद भी वह इस घटिया सोच और जुर्म की आग में जलता रहेगा। इन्हीं ख्यालात की आग में जलते सुल्तान मदन पाल के दिन गुजर रहे थे। उधर सुल्तान सलाहुद्दीन अपने बेटे शहजादा फारूक के लिए फिर से कोई लायक दुल्हन ढूंढने में लग गए क्योंकि शहजादी नज़मा की मौत के पैगाम को अब साल भर से ऊपर हो चुका था। ऐसे में सुल्तान सलाहुद्दीन फिर से अपने बेटे फारूक का निकाह कराना चाहते थे। शहजादा फारूक को जब यह खबर मिली तो वह अपने वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन के पास जाता है और कहता है, मुआफ कीजिएगा अब्बाजान, मगर हर इंसान की जिंदगी में शादी और मोहब्बत सिर्फ एक ही बार होती है और मेरी जिंदगी में वह हो चुकी है। भले मैंने शहजादी नज़मा के साथ वक्त न गुजारा हो मगर मेरी मोहब्बत तो उसी से है। मुझ में ही कोई ऐब होगा तभी तो वह मुझे छोड़कर चली गई, और इस बात की क्या जमानत है कि मेरे दूसरे निकाह के बाद मेरी दूसरी बीवी जिंदा रहेगी। तो ऐ अब्बाजान, मैं अब दूसरी शादी नहीं करूंगा। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन पर शहजादा की बातों का कोई असर न पड़ा। उन्होंने अपनी तलाश जारी रखी। जब यह बात उड़ते उड़ते शहजादी नज़मा के कानों तक पहुंची कि उसका शौहर उससे इतनी मोहब्बत करता है कि वह अब दूसरा निकाह तक नहीं करना चाहता, तो वह जज्बात से भर उठी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसका दिल कर रहा था कि वह अभी दौड़ती हुई फारूक के पास जाए और उनसे लिपटकर अपनी सारी दास्तान उन्हें सुना दे। मगर किस मुंह से वह अपनी आप बीती शहजादा फारूक के सामने बयान करे? किस मुंह से उन्हें यह कहे कि उसका बाप कितना नीच और घटिया शख्स है? यह ख्याल उसके जहन में आते ही शहजादी के कदम आगे बढ़ ही नहीं पाते। वह बेचारी खामोशी से एक कोने में बैठकर बहते आंसुओं के साथ अपने मुकद्दर को कोसने लग जाती है। दिन गुजरते गए। आखिरकार सुल्तान सलाहुद्दीन को शहजादा के निकाह के लिए एक लड़की पसंद आ ही जाती है। शहजादा फारूक को जब पता चला तो उसने बहुत मना किया, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन ने उसकी एक न सुनी और उसका निकाह पक्का कर दिया। जब यह खबर शहजादी नज़मा तक पहुंची तो उसके चेहरे पर बेबसी और गुस्से के मिले जुले जज्बात थे। शहजादी नज़मा ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, वह शहजादा फारूक का निकाह किसी दूसरी औरत से नहीं होने देगी। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर अपनी जिंदा आंखों से अपने शौहर का निकाह किसी दूसरी औरत से यह वह कभी नहीं देख सकती। यह उसके लिए कभी न खत्म होने वाले अंगारों के रास्ते पर चलने जैसा है। अगले दिन सुल्तान ने जहरा को दरबार में बुलाया और शहजादा के निकाह से मुताल्लिक सारा काम उसे सौंपते हुए कहने लगे, जहरा, जो भी काम तेरी निगरानी में होता है वह बिल्कुल दुरुस्त तरीके से होता है। तू शहजादा फारूक की शादी में जो भी छोटे मोटे काम होंगे, जैसे खाने पीने की तरतीब, सजावट की तरतीब और कपड़ों वगैरह,
इन सब की जिम्मेदारी तेरी है। सुल्तान की बात सुनकर जहरा अंदर ही अंदर जल भुन गई। उसे लगा जैसे सुल्तान उसे उसी की जनाजा जलाने की जिम्मेदारी दे रहे हों। जहरा बेचारी खामोशी से हाँ में सर हिलाकर दरबार से चली जाती है। शहजादा फारूक की शादी का वक्त चंद ही दिन बाद का निकला था। सब कुछ इतनी जल्दी करने की वजह सुल्तान सलाहुद्दीन का डर था। उन्हें खौफ था कि शादी से नाखुश शहजादा कोई हंगामा न खड़ा कर दे, इसलिए वह जल्द से जल्द उसका निकाह कराना चाहते थे। दिन गुजरते जा रहे थे। हर गुजरता दिन शहजादी नज़मा रो रो कर काट रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करे जिससे शहजादा फारूक की शादी टल जाए। दूसरी तरफ महल में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। अब शादी में सिर्फ 2 दिन ही बाकी रह गए थे। शहजादा की शादी थी तो सुल्तान ने बहुत बड़े दस्तरख्वान का एहतिमाम भी किया हुआ था। आसपास के तमाम देहातों से लेकर करीबी सल्तनतों तक को दस्तरख्वान का दावतनामा दिया हुआ था। पुराने जमाने में जब बड़े पैमाने पर दस्तरख्वान का एहतिमाम किया जाता तो खाने के लिए मिट्टी के बर्तनों इस्तेमाल किए जाते थे। तो शादी के दस्तरख्वान के लिए जब कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को लेकर महल आया तो उसने जहरा से पूछा, इन बर्तनों को कहाँ उतारना है? गुस्से में जहरा बोली, इन्हें बाहर ले जाकर फेंक दो। जहरा की बात सुनकर कुम्हार हैरान हो गया, मगर चूंकि सुल्तान ने जहरा को ही निगरानी का काम सौंपा हुआ था तो वह उसके कहे को टाल न सका और बाहर जाकर तमाम बर्तन नीचे फेंक दिए। नतीजे के तौर पर तमाम बर्तन गिरते ही टूट गए। इतने में तेल वाला भी तेल के बर्तन लेकर आ गया। शहजादी नज़मा ने हुक्म देकर सारा तेल भी मिट्टी में बहवा दिया। यही अमल उसने ग्वाले के साथ भी किया। ग्वाला जब दूध लेकर आया तो जहरा ने उसका सारा दूध भी जमीन पर बिखरवा दिया और आखिर में जहां खाने की सामग्री रखी हुई थी वहां बहुत से कीड़ों को छोड़ दिया, जिससे सारी खुराक भी खराब हो गई। जब सुल्तान को जहरा की इन सब हरकतों का पता चला तो वह आग बबूला हो गए। सुल्तान ने फौरन उसे पकड़कर लाने का हुक्म दिया। चंद ही लम्हों में सिपाहियों ने उसे पकड़कर सुल्तान के सामने पेश किया। गुस्से में सुल्तान का दिल कर रहा था कि वह अभी धक्के मारकर इस कालमुही जहरा को अपनी सल्तनत से बाहर निकाल दें, मगर सुल्तान अपने ही वादे में बंधे हुए थे। उन्होंने जहरा यानी शहजादी नज़मा को यह वादा दिया था कि वह उसे नौकरी से कभी नहीं निकालेंगे। तो वादे में बंधे सुल्तान ने अपना गुस्सा ठंडा करने और जहरा को सजा देने के लिए सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे 100 कोड़े मारे जाएं। कोड़े भी ऐसे कि हर कोड़े के साथ उसकी खाल उधड़ जाए। उसे पता तो चलना चाहिए कि उसने क्या जुर्म किया है। सुल्तान के हुक्म पर शहजादी नज़मा को 100 कोड़े लगाए गए। कोड़ों से जख्मी बेचारी जहरा खून के आंसू रो रही थी। दर्द से वह चीख चीख कर बिलक रही थी। कोड़े मारने की सजा मुकम्मल होने पर सिपाही उसे उसकी झोंपड़ी में छोड़ जाते हैं। वहां उसे इसी हालत में पड़े पड़े एक दिन और गुजर जाता है। किसी ने भी शहजादी नज़मा की कोई खबर नहीं ली। एक तो कोड़ों की मार, ऊपर से शहजादा की शादी का गम, गोया दुनिया जहां के सारे दुख बेचारी शहजादी को एक साथ मिल गए हों। उसे सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का था कि कल ही शहजादा फारूक की शादी है। शहजादा की शादी टालने की उसकी हर तदबीर नाकाम हो चुकी थी। दुखी बैठी शहजादी नज़मा के जहन में फिर एक ख्याल आया, जिससे उसकी आंखें एक बार फिर चमक उठी। अचानक वह अपने सारे दुख दर्द भुलाकर नई तवानाई के साथ उठ खड़ी होती है और दर्द को भुलाकर हिम्मत करके सुल्तान की अस्तबल में जाती है और सुल्तान के सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े को लेकर तेजी से उस शहर की तरफ चल पड़ती है जहां शहजादा फारूक का निकाह होना था। हवा से बातें करते घोड़े की बदौलत शहजादी नज़मा चंद ही घंटों का सफर तय करके रोजीवास शहर पहुंच जाती है। रोजीवास शहर शहजादा फारूक की ससुराल यानी उसकी होने वाली बीवी का घर था। वहां पहुंचकर अपनी तदबीर के मुताबिक शहजादी नज़मा घोड़े को बाहर खड़ा करके महल में दाखिल हो जाती है। शहजादी वलासनी अपने कमरे में अकेली बैठी है। कल होने वाले निकाह की तैयारियों के बाइस वह थोड़ी परेशान सी थी। तभी शहजादी वलासनी को दरवाजे पर किसी की दस्तक महसूस हुई तो वह बोली, बाहर कौन है? शहजादी नज़मा बोली, शहजादी जी, मैं आपकी खादिमा हूं, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, बहुत जरूरी है। शहजादी वलासनी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, अच्छा अंदर आ जाओ। शहजादी की इजाजत मिलते ही शहजादी नज़मा झुके सर के साथ अंदर आ जाती है। उसे देखकर शहजादी वलासनी बोली, बोलो क्या बात है? नज़मा बोली, मुआफ कीजिए शहजादी जी, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि कल आप शहजादा फारूक से निकाह करने जा रही हैं, मगर आपको यह निकाह नहीं करना चाहिए। नज़मा की बात सुनकर शहजादी वलासनी हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, तुम क्या कह रही हो और तुम हो कौन? मैंने तो तुम्हें इससे पहले कभी महल में नहीं देखा। तब नज़मा आहिस्ता से शहजादी के करीब आई और बोली,
शहजादी जी, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, बस आप थोड़ा सब्र करके मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा एक बार। मैं चाहती थी कि शादी से पहले आपको यह सच्चाई जरूर पता हो। नज़मा की बात सुनकर शहजादी वलासनी का सब्र का बांध टूट जाता है। वह सख्ती से बोली, ये पहेलियां बुझाना बंद करो और साफ साफ कहो जो तुम कहना चाहती हो। तब शहजादी नज़मा बोली, शहजादी जी, शहजादा फारूक यानी आपके होने वाले शौहर की पहली बीवी अभी मरी नहीं है। ये सुनकर शहजादी वलासनी दंग रह जाती हैं और बोली, ये तुम क्या कह रही हो? सबको तो यही बताया गया कि उनकी बीवी मर चुकी है। नज़मा बोली, नहीं शहजादी जी, वह जिंदा है मगर कुछ मजबूरियों के बाइस उसने अपनी हकीकत छुपा रखी है। वह अब भी अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत करती है। शहजादी वलासनी बोली, मगर वह है कौन और तुम ये सब कैसे जानती हो? तब शहजादी नज़मा आहिस्ता से अपनी ओढ़नी हटाती है और कहती है, मैं ही हूँ नज़मा, शहजादा फारूक की पहली बीवी। यह सुनकर शहजादी वलासनी दंग सी खड़ी रह जाती है। फिर बोली, ये सब क्या है? मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तब शहजादी नज़मा शुरू से आखिर तक अपनी पूरी बीती शहजादी वलासनी के सामने सुना देती है कि कैसे उसके धूर्त बाप की वजह से उसे आधी रात को महल छोड़ना पड़ा और क्यों उसने अपने खूबसूरत रूप को बिगाड़कर खुद को एक बदसूरत औरत बना लिया और कैसे वह शहजादा फारूक के महल में एक नौकरानी की तरह रह रही है। इतना कहकर शहजादी नज़मा अपनी ओढ़नी के पल्लू से अपने चेहरे की कालक रगड़ती है। ये देख और पूरी बात जानकर शहजादी वलासनी दंग रह जाती हैं। आगे शहजादी नज़मा बोली, मुआफ करना बहन, मगर अब भी शहजादा फारूक मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उनकी नज़रों में यह जानते हुए भी कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। वह तो शादी के लिए बिल्कुल तैयार न थे, मगर अपने बाप की मजबूरी में वह ये सब कर रहे हैं। शहजादी नज़मा की पूरी बात सुनकर शहजादी वलासनी हैरत के साथ साथ बहुत जज्बाती भी हो जाती हैं और कहती हैं, तो फिर तुम यह सब शहजादा फारूक को बता क्यों नहीं देती? कब तक अपने मुंह पर ऐसी कालक पोट कर अपनी सच्चाई छुपाती फिरोगी? आगे शहजादी वलासनी नज़मा से कहती हैं, ये सब जानने के बाद मैं तो शहजादा फारूक से निकाह के लिए इनकार कर दूंगी, मगर जब शहजादा फारूक के वालिद कहीं और उनकी शादी तय कर देंगे तो क्या तब भी तुम वहां जाकर उसकी होने वाली बीवी को अपनी ये दास्तान सुनाती फिरोगी? और ऐसा कब तक करती रहोगी तुम? शहजादी वलासनी की बात सुनकर नज़मा बोली, नहीं शहजादी जी, ऐसा नहीं है। मैं बहुत जल्द मुनासिब वक्त देखकर अपनी सच्चाई शहजादा फारूक को बता दूंगी। मगर ऐ शहजादी साहिबा, तब तक मेरी आपसे एक इल्तिजा है कि आप ये राज किसी को भी नहीं बताएंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी हकीकत, मेरी सच्चाई का पता शहजादा फारूक को किसी और से चले। आखिर शहजादी वलासनी भी तो एक औरत ही थी। वो शहजादी नज़मा का दुख समझकर उसे यकीन दिलाती है कि वो उसकी सच्चाई किसी के सामने बयान नहीं करेंगी और कोई और वजह देकर शहजादा से निकाह के लिए इनकार कर देंगी। शहजादी वलासनी की बात सुनकर शहजादी नज़मा को बहुत सुकून मिला। वो हाथ जोड़कर शहजादी का शुक्रिया अदा करके खुशी खुशी उनसे रुखसत लेकर वापस बगदाद की तरफ रवाना हो जाती है। शहजादी नज़मा जल्दी से जल्दी बगदाद पहुंचना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके बाहर जाने की खबर किसी को पता चले। शहजादी नज़मा के जाने के बाद शहजादी वलासनी अपने माँ बाप के पास जाती हैं। देखा तो वो दोनों बहुत खुश थे और कल होने वाले उसके निकाह की ही बात कर रहे थे कि इतना अच्छा दामाद तो बड़ी किस्मत से मिलता है। उन्हें खुश देख शहजादी वलासनी का दिल थोड़ा उदास हो जाता है, मगर फिर भी वो सख्त दिल करके उनके पास जाती है और कहती है कि वो ये निकाह नहीं करेगी। उसकी बात सुनकर उसके माँ बाप हैरानी के साथ उसे निकाह न करने की वजह पूछते हैं। तब शहजादी बोली, मुआफ करना अब्बा जान, अम्मा जान, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मेरा दिल बिल्कुल भी ये शादी करने की गवाही नहीं दे रहा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस शादी से कोई खुश नहीं रह पाएगा, न मैं, न शहजादा फारूक और न आप सब। आखिरकार मैं ये फैसला बहुत सोच समझ कर ले रही हूँ। आप लोग मुझ पर यकीन करें और कोई और सवाल न पूछिएगा। बस शहजादी की बात सुनकर उसके माँ बाप दुखी दिल से उसकी बात मान लेते हैं। अगले दिन शहजादी वलासनी के वालिद अपने एक काबिल एतमाद खादिम के हाथों शाही खत में ये इत्तला लिखकर सुल्तान सलाहुद्दीन के पास भेजवा देते हैं। खादिम जब शाही खत लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन के पास जाता है तो वो तूंक जाते हैं। उनके चेहरे पर परेशानी के आसार उभर आते हैं, क्योंकि इससे पहले जब उन्हें ऐसा खत मिला था तब उस खत में उनकी बहू की मौत का पैगाम था। इसीलिए किसी अनहोनी के खौफ के साथ वो अनमने अंदाज में खादिम को हुक्म देते हुए खत पढ़ने को कहते हैं। सुल्तान का हुक्म मिलते ही खादिम खत पढ़ना शुरू करता है। मोहतरम सुल्तान सलाहुद्दीन साहब को मेरा सादर सलाम। आपकी तरफ से शहजादी वलासनी और शहजादा फारूक के दरमियान तजवीज़ किए गए निकाह के लिए जो मोहब्बत और एतमाद जाहिर किया गया, उसके लिए हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
मगर इंतहाई अफसोस के साथ इतला देनी पड़ रही है कि हमारी बेटी शहजादी वलासनी इस निकाह के तजवीज़ से शाइस्तगी से पीछे हटने का फैसला कर चुकी हैं। शहजादी का ख्याल है कि ये निकाह दोनों सल्तनतों के इज्जत और मुस्तकबिल की अमन के लिए अगर ना हो तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। उनके दिल में इस रिश्ते को लेकर एक ऐसा अंदरूनी कुशमकश पैदा हुई है जिसे उन्होंने पूरी शाइस्तगी और खुददारी के साथ हमारे सामने रखा। हम ये वाजह करना चाहेंगे कि ये फैसला किसी बाहरी दबाव, बेइज्जती या तौहीन की वजह से नहीं लिया गया, बल्कि ये हमारी बेटी की ज़मीर की आवाज़ है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमें पूरा यकीन है कि आप हमारे इस फैसले का एहतराम करेंगे और दोनों सल्तनतों के दरमियान दोस्ती और दोस्ताना ताल्लुकात पहले की तरह मजबूत रहेंगे। आपका हमेशा खैर ख्वाह, सुल्तान रतनवर्धन सिंह। ये खबर सुनते ही सुल्तान सलाहुद्दीन के पांव तले जमीन खिसक जाती है। निकाह की सारी तैयारियां हो चुकी थीं, मगर अब अचानक ये मनहूस खबर। ये दूसरी बार था जब उनके बेटे के निकाह में रुकावट आई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अपना सर पकड़कर गहरी परेशानी में चले जाते हैं। दूसरी बार गुजरी इस दुखद वाक़े की वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन दुखी दिल से ये सोच ही रहे थे कि पता नहीं उनके बेटे के साथ बार बार ये सब क्यों हो रहा है। इतने में दरबार में ही मौजूद शहजादा फारूक उठकर उनके पास आते हैं और गुस्से से कहते हैं, देख लिया अब्बाजान, हम तो आपको पहले ही मना कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर हमारे नसीब में निकाह का सुख होता तो हमारी पहली बीवी मरती ही नहीं, मगर आप किसी की सुनते तब ना। अब बस बहुत हुआ ये सब। अब अगर फिर से आपने मेरा निकाह करने की कोशिश की तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। इतनी बात कहकर गुस्से और दुख के मिले जुले जज्बात के साथ शहजादा फारूक पैर पटकते हुए दरबार से चले जाते हैं। उधर शहजादी नज़मा भी बगदाद पहुंच जाती है और महल के पिछले दरवाजे से चुपके से बगैर किसी को कानों कान खबर लगे घोड़े को अस्तबल में ज्यों का त्यों बांधकर वापस अपनी जगह पर आ जाती है। जब उसे रोजीवास शहर से आए शाही खत की बात पता चली और मालूम हुआ कि शहजादा फारूक का निकाह टूट गया है तो वो दिल ही दिल में बहुत खुश हुई। फिर से उसके दिन खुशी खुशी गुजरने लग जाते हैं। वक्त गुजरने लगता है। जहरा यानी शहजादी नज़मा का ये मामूल था कि वो दोपहर के वक़्त रोज़ाना तमाम गायों को चराने के लिए जंगल ले जाया करती थी और वहाँ तन्हाई में तालाब में नहाती और नहाने के बाद फिर से अपने पूरे जिस्म पर कालिक मल लिया करती। मगर एक दिन इत्तेफाक से शहजादा फारूक जंगल की तरफ निकल आए। शहजादी नज़मा तालाब में नहा रही थी। वो बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, बड़े ही मज़े से नहाने में मग्न थी। दूसरी तरफ शहजादा फारूक जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। आमतौर पर वो इस वक्त कभी जंगल की तरफ नहीं आते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता तालाब की ही तरफ बढ़ रहे थे। शहजादी नज़मा अपने मुकर्ररा वक्त में नहाकर कपड़े वगैरह पहनने के बाद आखिर में बच्चे हुए अपने हाथों पर कालिक मल रही थी। तब तक शहजादा फारूक घूमते घूमते जब तालाब के पास पहुंचे तो उनकी नज़र शहजादी नज़मा पर पड़ी। शहजादी का मुंह उस वक्त दूसरी सिमत में था। वो बड़े ही आराम से आखिर में बच्चे अपने हाथों पर कालिक मलने में मुश्किल थी। शहजादा की नज़र जब उसके गोरे हाथों पर पड़ी तो वो हैरान हो गए। ये कैसे हो सकता है? उसके हाथ इतने गोरे कैसे हो सकते हैं? ये तो काली थी ना। क्या ये कुछ छुपा रही है? क्या उसकी हकीकत कुछ और ही है? जरूर उसके पीछे कोई राज है। अचानक ऐसे बहुत से सवाल शहजादा फारूक के दिमाग में हलचल मचाने लगे। तभी शहजादा ने सोचा कि अभी उसके पास जाए और उसी से इस सब के बारे में पूछे, मगर अगले ही लम्हे वो कुछ सोच कर रुक गए। उन्होंने ख्याल किया कि वो कल फिर इसी वक्त यहाँ आएंगे और पूरी सच्चाई का पता लगाएंगे। इसी सोच के साथ शहजादा फारूक ने चुपके से अपना घोड़ा वापस मोड़ लिया और जरा सा भी शोर किए बगैर वहां से चले गए। रात को उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आई। बार बार उनकी आंखों के सामने जहरा के हाथों की तस्वीर उभर कर आ रही थी। आखिर एक बदसूरत औरत के हाथ इतने खूबसूरत कैसे हो सकते हैं? उन्हीं ख्यालात की उलझन में करवटें बदलते बदलते सुबह हो जाती है। सच्चाई का पता लगाने के लिए शहजादा फारूक कल गुजरे वाकये के वक्त से बहुत पहले ही जंगलों में चले जाते हैं और तालाब के पास झाड़ियों में छुप कर बैठ जाते हैं। दोपहर का वक्त हुआ तो गायों के डकारने की आवाज उनके कानों में पड़ी। शहजादा फारूक और ज्यादा चौकन्ना होकर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में शहजादी नज़मा गायों के साथ तालाब के करीब पहुंच जाती है। हमेशा की तरह उसने गायों को चराने के लिए छोड़ दिया और खुद तालाब के किनारे जाकर नहाने के लिए अपने कपड़े उतारने लग जाती है। शहजादा फारूक ये देखते ही आंखें बंद करके दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं। पराई औरत को ऐसे देखना उनके लिए नाकाबिले मुआफी जुर्म था। जैसे ही पानी की छड़छड़ की आवाज उनके कानों में पड़ी तो उन्हें यकीन हो गया कि जहरा अब पानी में उतर चुकी है। तो उन्होंने आंखें खोलकर फिर से तालाब की तरफ देखा। पानी में उतरते ही जहरा
यानी शहजादी नज़मा की कालिक उतर चुकी थी और उसका खूबसूरत चेहरा चमक रहा था। जब शहजादा की नजर उसके चमकते हुए बेदाग चेहरे पर पड़ी तो फौरन उन्हें झटका लगा। वही खूबसूरती, वही होंठ, वही सुरमा लगी आंखें, वही मासूमियत, वही तीखापन। बरसों पहले देखे उस चेहरे को वो कैसे भूल सकते थे। उन्हें बस कुछ याद था तो वो था उनकी बीवी शहजादी नज़मा का वो चेहरा। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो जब उन्होंने शहजादी नज़मा के उस चांद जैसे चेहरे और उसकी हर छोटी से छोटी तफसील को याद न किया हो। शहजादी नज़मा खुशी से नहा रही थी और शहजादा फटी आंखों से बस उसे देखे जा रहे थे। उनकी अकल ने काम करना बंद कर दिया था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके सामने हो रहा यह मंजर सच है या कोई ख्वाब। क्या वाकई उनके सामने उनकी बीवी शहजादी नज़मा है या कोई और? एक साथ इतना सब कुछ वो बर्दाश्त न कर पाए और वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। जब शहजादा की बेहोशी टूटी और उन्हें होश आया तो देखा वहां कोई नहीं था। जरा वहां से जा चुकी थी और दिन भी ढल चुका था। ख्यालात के समुंदर में गौते लगाते हुए शहजादा फारूका वापस महल में आ गए। बगैर खाना खाए, बगैर कुछ पिए वो सीधे अपने कमरे में चले गए और फिर से वही सब सोचने लगे। क्या मैंने आज जो कुछ देखा वही सच है? क्या मेरा दिल जो कह रहा है वही सच है? मगर कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? नज़मा तो बहुत बरस पहले मर चुकी है और कहाँ महल में काम करने वाली बदसूरत जहरा। आखिर क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है? इसमें कुछ तो राज है। मैं इस राज को खोल कर रहूंगा। अगले दिन फिर से शहजादा जहरा के आने से पहले ही जंगल में जाकर उसी जगह पर झाड़ियों की आड़ लेकर बैठ गए। रोज की तरह आज भी जहरा आई और नहाने तालाब में उतर गई। कल की तरह तालाब में उतर जाने के बाद फिर से शहजादा ने उसे देखा। अब शहजादा को यह पक्का हो चुका था कि हो ना हो यही मेरी नज़मा है। नहाने के बाद जब शहजादी नज़मा तालाब से बाहर आकर कपड़े वगैरह पहनकर कालिक मलने लगी तभी शहजादा ने जोर से उसे आवाज दी। शहजादी नज़मा अचानक इस तरह अपना नाम पुकारे जाने पर हैरान सी पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, कौन है? किसने आवाज दी? तभी शहजादा फारूक झाड़ियों से निकलकर बाहर आता है और सीधा शहजादी नज़मा के पास जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। एक बार तो शहजादी नज़मा थोड़ी घबराई, मगर जिस शौहर की वो एक झलक देखने तक को तरसती रहती थी उसे यूं अपने पास देखकर उसे भी पिघलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। दोनों एक दूसरे को कसकर बाहों में भर लेते हैं। इसी हालत में दोनों को पता नहीं कितना ही वक्त गुजर जाता है। दोनों में से कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। बस दोनों एक दूसरे को बाहों में जकड़े खड़े थे और दोनों की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। बहुत देर बाद शहजादा बोले, मुझे पता था ये तुम ही हो, मगर अब तक तुम ऐसे क्यों रह रही थी? क्यों तुमने किसी को कुछ नहीं बताया? अनजाने में कितने ही जुल्म हुए तुम पर। जब तुम जिंदा थी तो क्यों अपनी मौत का पैगाम भेजा? और फिर क्यों यहाँ इतनी मुश्किलों में एक छोटी सी नौकरानी बनकर रही? शहजादा ने एक साथ ढेर सारे सवाल दाग दिए, मगर शहजादी नज़मा बगैर एक लफ्ज़ बोले बस रोए जा रही थी। उसे तो जैसे आज सारा जहान मिल गया हो। कुछ देर बाद दोनों थोड़े सुकून से हुए तो वहीं तालाब के किनारे बैठ गए। शहजादा का अपने तई मोहब्बत और एहतराम देखकर शहजादी नज़मा ने फैसला किया कि वो शहजादा को सब बता देंगी। यही वो मुनासिब वक्त है। फिर शहजादी ने शुरू से आखिर तक अपनी पूरी दास्तान बहते आंसुओं के साथ शहजादा फारूक के सामने सुना दी। सब कुछ जानने सुनने के बाद शहजादा फारूक हैरान रह जाते हैं। नाजुक सी शहजादी ने कितना कुछ झेल लिया। शहजादी नज़मा के रूप में मिली जिंदगी की साथी पर उन्हें फख्र हो रहा था, जिसने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपना घर बार तक छोड़ दिया। नौकरानियों की तरह रही और क्या क्या न सहा। शहजादा फारूक बोले, सुनो प्यारी, जो हुआ मैं उसे बदल तो नहीं सकता, मगर आज मैं तुमसे एक वादा करता हूं कि मैं अब कभी भी कोई दुख दर्द, कोई मुश्किल तुम्हारी जिंदगी में नहीं आने दूंगा। तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। मुझे फख्र है तुम जैसे जिंदगी की साथी मिलने पर, और तुम किस बात की शर्मिंदा हो रही हो? अरे तुमने तो वो किया और सहा है जो शायद दूसरी कोई औरत ना सह पाती और ना कर पाती। शहजादा फारूक शहजादी नज़मा को अपने साथ लेकर महल चले जाते हैं। जब सबको पूरी बात की खबर लगी तो जिस किसी ने भी शहजादी के साथ बदसलूकी की थी उन सब ने उससे मुआफी मांगी, जिनमें उसे महल के दरवाजे पर रोकने वाले पहरेदार से लेकर हर वो शख्स था जिसने उसके बदसूरत होने पर उसे ताने दिए थे, उसका मजाक उड़ाया था। आखिर में सुल्तान सलाहुद्दीन ने भी अपनी बहू से मुआफी मांगी और बोले, मुझे मुआफ कर देना बेटी, अनजाने में ही सही मगर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने बहुत जुल्म किया है तुम पर, तुम्हारे ऊपर कोड़े तक बरसवाए। अपने सामने अपने ससुर को हाथ जोड़े मुआफी मांगता देख शहजादी बोली, नहीं अब्बाजान, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मैं भी आपकी जगह होती तो शायद
अपने बेटे के निकाह को खराब करने की कोशिश करने वाले को यही सजा देती। सुल्तान सलाहुद्दीन फौरन अपने सिपह सालार को हुक्म देते हैं कि अपनी फौज को तैयार करो, हम कल ही वलास शहर पर हमला करेंगे। इस धूर्त सुल्तान मदन पाल की ये मजाल, कोई इतना नीच कैसे हो सकता है। तब शहजादी नज़मा बोली, नहीं अब्बा महाराज, आपके ऐसा करने से पहले मैं खुद एक बार शहजादा फारूक के साथ जाकर उनसे मिलना चाहती हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन ना चाहते हुए भी उन्हें वहां जाने की इजाजत दे देते हैं। जब शहजादी नज़मा अपने शौहर शहजादा फारूक के साथ फलास शहर गई तो एक नौकर ने उसे बताया कि उसका बाप अपनी जिंदगी के आखिरी दिन जी रहा है। उसके जाने के बाद पता नहीं उसे किस गम ने घेर लिया। ना वो किसी से बात करता है, ना कुछ बोलता है, हमेशा बहुत दुखी और खोया खोया सा रहता है। ये जानने के बाद जब शहजादी अपने बाप के पास गई तो शहजादी को देखकर मौत के करीब उसका बाप उसके पांव में गिरकर रोते हुए उससे मुआफी मांगता है और कहता है, बेटी मुझे मुआफ कर देना, मैं इस दुनिया का सबसे बुरा बाप हूँ। तुम्हारे जाने के बाद हर दिन मैं तल तल कर खुद को कोसते हुए मरा हूँ। शायद ये सांसें तुमसे मुआफी मांगने के लिए ही अटकी हुई थीं। इतना कहते ही सुल्तान मदन पाल के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। नम आंखों से शहजादी नज़मा कानूनन उनका आखिरी रस्म अदा करके शहजादा के साथ वापस अपनी ससुराल लौट आती है। वापस आने के बाद वो दोनों एक बार फिर से निकाह कर लेते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं। फिर कभी शहजादी नज़मा की जिंदगी में कोई और दुख नहीं आया। नतीजा ये कहानी हमें जिंदगी के उस गहरे सच से रूबरू कराती है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं कि असली खूबसूरती और ताकत हमारे अंदर होती है, ना कि हमारे बाहरी रूप में। शहजादी नज़मा की तकलीफ और उसका खुद एहतिरामी ये बताता है कि जिंदगी का असली इम्तिहान तब होता है जब हम टूटते हुए दुनिया में भी अपने अंदर की रूह की पाकीज़गी और नाकाबिले तस्खीर पन को कायम रख पाते हैं। हमारे कर्म और हमारी समझ ही हमें बांधती है या आजाद करती है। नज़मा ने हर जुल्म सहते हुए भी अपने दिल की पाकीज़गी नहीं खोई। यही उसकी सबसे बड़ी फतह थी। शहजादा फारूक की मोहब्बत और उनकी शफकत दिखाती है कि जब इंसान सच्चे दिल से देखता है तो वो बाहरी पर्दे को पार करके अंदर की रूह को पहचानता है। यही सच्ची मोहब्बत है जो दुखों में भी साथ देती है। माया और दिखावे से परे धूर्त सुल्तान मदन पाल की मौत ये भी जाहिर करती है कि अधर्म की सल्तनत आरजी होती है, आखिर में इंसाफ और सच्चाई का ही राज होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और मोहब्बत की ताकत से बड़ा कोई धर्म नहीं। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। दुख और तकलीफ हमें उस राह पर ले जाती है जहां हम अपनी रूह को पहचानते हैं। आखिरकार मुआफी और मोहब्बत ही हमारे दिलों को सुकून देती है। जैसे नज़मा ने अपने वजूद और खुद एहतिरामी के लिए लड़ाई लड़ी, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी में हर मुश्किल में अपनी रूह की आवाज़ सुननी चाहिए जो हमें सच्चाई की तरफ ले जाती है। कहानी में आखिर तक जुड़े रहने के लिए एक बार फिर आप सबका दिल से शुक्रिया मेरे प्यारे नाज़रीन।